हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे एक्सप्लोरिंग ग्लोबल डेमोक्रेटिक वैल्यूज में आइडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करने से पहले हम देखते हैं ये पिक्चर। आप ऑब्जर्व करिएगा इस पिक्चर में क्या खास बात है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें एक वैल्यू जो है जिसे हम इक्वलिटी कहते हैं वो डिमिनिश होती दिखाई दे रही है। आखिर क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि दो स्टेयरकेस हैं, दो प्लेसेस हैं जहां पर व्हाइट्स एंड ब्लैक्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। यानी कि व्हाइट्स का अलग राइट है कि वो सिर्फ उस रास्ते पर जा सकते हैं, वहां ब्लैक्स नहीं आ सकते। और आज हम बात क्या करने वाले हैं? आइडल्स की। तो उनमें एक आइडल्स हम देख रहे हैं कि यहां पर डिमिनिश हो रहा है और डेमोक्रेसी में ऐसे ही आइडल्स को चेरिश किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन्हीं आइडल्स को समझने के लिए। सो लेट्स सी डेमोक्रेसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइडल्स होते हैं। वेरी फर्स्ट लिबर्टी, सेकंड इक्वलिटी, थर्ड जस्टिस, फोर्थ फ्रेटर्निटी। आइए अब एक एक करके इन आइडल्स को डीपली हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे डेमोक्रेसी को एनरिच करते हैं, कैसे ये डेमोक्रेसी की सोल होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट आइडियल, लिबर्टी। लिबर्टी एक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक वैल्यू है डेमोक्रेसी की। इसी के तहत होता है कि आप फ्रीली स्पीच कर सकते हैं, फ्रीली अपने एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, यानी कि आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस भी लिबर्टी ही तय करती है कि किसी भी देश में फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस होगी जब लिबर्टी की वैल्यू को वहां सेलिब्रेट किया जाएगा। हम देखते हैं कि डाइवर्स व्यू पॉइंट्स यानी कि डिसेंट का सम्मान किया जाता है अगर लिबर्टी की वैल्यू को सेलिब्रेट किया जाता है। तो डेमोक्रेसी में लिबर्टी एक बेहद ही वाइटल एंड इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। इसी को लेकर जॉन स्टुअर्ट मिल ने बहुत काम किया और उन्होंने इसको अपने शब्दों में आर्टिकुलेट किया। उन्होंने कहा कि लिबर्टी जो है वो सिस्टेमेटिक इनइक्वालिटी के साथ कभी भी कंपैटिबल नहीं हो सकती। यानी कि सिस्टेमेटिक इनइक्वालिटी और लिबर्टी एक साथ कभी मैच नहीं कर सकती। तो कहीं भी किसी भी सोसाइटी में अगर आपको लिबर्टी चाहिए तो वहां पर सिस्टेमेटिक इनइक्वालिटी को आपको खत्म करना होगा। खासकर 3 टाइप्स ऑफ लिबर्टी को लेकर मिल ने काफी जोर दिया। देखते हैं। सबसे पहली है कि इंडिविजुअल थॉट्स एंड ओपिनियन। एज पर जॉन स्टुअर्ट मिल वो कहते हैं कि ओपिनियन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे व्यक्ति झूठ भी क्यों नहीं बोल रहा हो। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? वो कहते हैं अगर कोई झूठ भी बोलेगा लोकतंत्र में तो वो सच से जब टकराएगा तो सच अपने आप ऊपर आ जाएगा। सेकंड, टेस्ट एंड परस्यूट। लिबर्टी, आप क्या करना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, ये एब्सोल्यूट आपकी लिबर्टी होनी चाहिए। एंड द थर्ड, कि आप दूसरों के साथ यूनाइट हो सके, ऑर्गेनाइजेशन बना सके। लेकिन यहां पर मिल खास ध्यान देते हैं कि ऐसा करते वक्त आप किसी अन्य की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेंगे। सो ये था जॉन स्टुअर्ट मिल क्या स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं। आइए अब जरा देखते हैं कि एक सेकंड वैल्यू जिसको हम इक्वलिटी कहते हैं वो क्यों जरूरी है। क्योंकि इक्वलिटी एक ऐसी वैल्यू है जो सबको फेयरली ट्रीट करती है, सबको समान ट्रीट करती है, सभी को इक्वल राइट्स की बात करती है कि सभी ह्यूमन बीइंग जो हैं वो डिग्निटी रखते हैं और इक्वल राइट रखते हैं। और सबसे कोर आइडिया अगर मैं इक्वलिटी का कहूं तो वो है सेम अपॉर्चुनिटीज टू सेम पीपल। सभी के लिए समान अवसर होना बेहद जरूरी है। सो हम देखते हैं कि इक्वलिटी में डिसीजन मेकिंग में फेयरनेस की बात भी आ जाती है, क्योंकि सभी अगर समान रूप से भागीदार होंगे तो ऑब्वियस बात है कि डिसीजन मेकिंग फेयर होगी।
आइए अब बात करते हैं थर्ड वैल्यू की, जिसे हम जस्टिस कहते हैं। यह बेहद जरूरी है। डेमोक्रेसी का एम होता है जस्ट लॉज एंड एक्शन, कि अच्छे कानून हो, वहां पर सभी के राइट्स प्रोटेक्टेड हों। ये अगर वहां की वैल्यू जस्टिस है तो सभी के राइट्स आपको प्रोटेक्टेड होते मिलेंगे। सभी ट्रायल्स जो होंगे वो फेयर होंगे, किसी के साथ असमानता नहीं होगी, किसी के राइट्स को हाईजैक नहीं किया जाएगा। आइए अब जरा समझते हैं कि जॉन रॉल्स ने क्या कहा जस्टिस के मामले में। 1971 एक फेमस बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी जॉन रॉल्स ने, और उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात की, जहां उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात की, वेल ऑफ इग्नोरेंस। एज पर जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि अगर हम किसी पॉलिसी को बनाते वक्त अपने आप को व्हाइट या ब्लैक समझेंगे, अपने आप को हम इंडस्ट्रियलिस्ट समझेंगे या फार्मर समझेंगे, तो हम सिर्फ अपने हितों के लिए पॉलिसी बनाएंगे। ऐसे में जॉन रॉल्स ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया। उन्होंने कहा वेल ऑफ इग्नोरेंस। आपको यह पता ही नहीं है कि आप फार्मर हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप ब्लैक हैं कि व्हाइट हैं, तो फिर जो आप पॉलिसी बनाएंगे वो सभी के लिए उचित होगी, यानी कि जो लीस्ट एडवांटेज पीपल होगा वो उसके लिए भी बेहतर होगी। तो जॉन रॉल्स की इस पॉलिसी ने, इस इंस्ट्रूमेंट ने बहुत बेहतर काम अमेरिका में किया और पूरे वर्ल्ड को भी एक तरीका बताया कि किस तरह से हम जो है जस्टिस को ला सकते हैं। हमने देखा कि किस तरह से जॉन रॉल्स एडवोकेट करते हैं एक ऐसी सोसाइटी को जहां जस्टिस एस्टेब्लिश हो सके। आइए अब समझते हैं हमारी फोर्थ वैल्यू, फ्रेटर्निटी। ये फ्रेटर्निटी जो है ब्रदरहुड और यूनिटी को एस्टेब्लिश करती है। सोलिडेरिटी, सभी लोगों में जो हो आपसी भाईचारा, बंधुत्व हो, इसको एस्टेब्लिश करती है। हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हुए एक ऐसी सोसाइटी को बना पाए जहां पर सभी डेवलप हो सके। यहां पर फ्रेटर्निटी की वैल्यू हार्मनी एस्टेब्लिश करती है, कोऑपरेशन को निश्चित करती है। अब आइए जरा समझते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फ्रेटर्निटी को लेकर क्या बातें कही। उन्होंने विशेष जोर दिया कि अगर हमें फ्रेटर्निटी को बढ़ाना है तो फ्री पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि फ्री पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या है। उन्होंने कहा कि कोई भी सोसाइटी है, अगर वो अलग अलग बॉक्सेस में वर्क कर रही होगी, सपोज करिए कास्ट के नाम पर, सपोज करिए कि वो उनके पास रिसोर्सेज के नाम पर, कुछ अमीर लोग हैं या गरीब लोग अलग खांचे में रहते हैं, या रीजन के आधार पर अगर वो अलग अलग बटे हुए हैं, तो एज पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस सोसाइटी में हार्मनी नहीं एस्टेब्लिश हो सकती, फ्रेटर्निटी वहां पर चेरिश नहीं हो सकती। इसलिए फ्री पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होने चाहिए। तो उन्होंने यहां पर एक बहुत बेहतर टर्मिनोलॉजी दी जिसको कहा सोशल एंडोमोसिस। सोशल एंडोमोसिस का मतलब है कि किसी सोसाइटी में हर तबका एक दूसरे के साथ उठ बैठ सके, अगर वो उनके साथ बिना किसी कास्ट के, क्रीड के, कलर के, भेदभाव के एक साथ वो अच्छे से संबंध बनाकर हार्मनी के साथ रह सके। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा कहते हैं, डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, ये नाम है आपसी सपोर्ट का, भाईचारे का, हार्मनी का और डेवलपमेंट का। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये थी हमारे पास 4 वैल्यूज। अगर मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात करूं कि आप कैसे किसी डेमोक्रेसी को मेजर कर सकते हैं, थर्मामीटर से हम अक्सर फीवर को मेजर करते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर या इंडेक्स हो सकता है कि हम ये भी देख पाएं कि कौन सी डेमोक्रेसी कितनी बेहतर है या वो वीक है? तो आइए जरा देखते हैं। हमारे पास एक ऐसा इंडेक्स है आज आपको बताने के लिए, जिसमें 5 कैटेगरीज होंगी और उसमें 60 क्वेश्चंस लगभग होते हैं, यानी कि डिफरेंट एस्पेक्ट से हम किसी डेमोक्रेसी को एनालाइज करते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी हमारी कैटेगरीज हैं। वेरी फर्स्ट, इलेक्टोरल प्रोसेस और प्लुरलिज्म, इसको हम देखते हैं। सेकंड, हम देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ ए गवर्नमेंट कैसी है। थर्ड, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को हम देखते हैं। फोर्थ, पॉलिटिकल कल्चर, एंड द लास्ट वन, सिविल लिबर्टीज।
आइए एक एक करके इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म। इसमें हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या जो इलेक्शंस हैं वो फ्री हैं, जो लेजिस्लेचर और हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या वहां सभी को वोट देने का अधिकार है या सिर्फ एक निश्चित लोगों को या निश्चित वर्ग को ही वोट देने का अधिकार है। वहां पर यह भी देखा जाता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो फ्रीली अपना प्रचार कर पाती हैं, इलेक्शन लड़ पाती हैं, और इसके अलावा अपोजिशंस पार्टी जो है क्या उनको डिसेंट का भी अधिकार है। तो इसी तरह हम देखते हैं अगर वहां ये सब कुछ है अच्छा तो वो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होगी, और अगर ये पॉइंट्स वीक है तो ये मानकर चलिए वो डेमोक्रेसी भी वीक होगी। आइए इसके बाद जरा समझते हैं हम सेकंड पार्ट को, फंक्शनिंग ऑफ ए गवर्नमेंट। अगर हमें हेल्थ ऑफ ए डेमोक्रेसी देखनी है तो हम देखेंगे क्या वहां फ्री इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं या फिर कोई अनदर जैसे मिलिट्री या कोई फॉरेन पावर या कोई अन्य लोग वहां की पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या वहां के सिस्टम में चेक एंड बैलेंस ठीक से वर्क करता है या कोई एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट या वहां का जुडिशियल सिस्टम या लेजिस्लेचर जो है अपने आप में बहुत अधिक ताकत रखता है, यानी कि आर्बिट्री पावर्स, मनमर्जी चला लेता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या वहां की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर अनड्यू जो है इन्फ्लुएंस मिलिट्री का या सिक्योरिटी फोर्सेस का है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो वहां कहते हैं कि मिलिट्री का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है वहां की डेमोक्रेसी के ऊपर, इसलिए वो अक्सर वीक डेमोक्रेसी मानी जाती है। अब यह भी देखना है हमें कि वहां की गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में करप्शन है या ट्रांसपेरेंसी है। यूरोपियन डेमोक्रेसी अक्सर इसलिए अच्छी मानी जाती है कि वहां पर ट्रांसपेरेंसी बहुत हद तक अच्छी है, और लेकिन अफ्रीका की जो डेमोक्रेसी है अक्सर वहां करप्शन का आरोप लगता है। कई हमारी एशियन डेमोक्रेसीज के ऊपर भी ऐसा ही आरोप लगता है, तो ये फैक्टर बड़े क्रिटिकल हैं। आइए थर्ड को समझते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्या वोटर्स वहां जो है पार्टिसिपेट करते हैं आगे आकर, या वहां पर सिर्फ कुछ ही लोग वोट देकर अपने आप को मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी है। सो वोटर टर्नआउट एक क्रिटिकल फैक्टर है। क्या वहां पर एथनिक, रिलीजियस और माइनॉरिटीज जो है उनको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है या नहीं? वीमेन की कितनी है भागीदारी वहां की पार्लियामेंट में, यह एक बड़ा फैक्टर रहता है डेमोक्रेसी को देखने के लिए। इसके अलावा वहां पर अडल्ट लिटरेसी कैसी है, क्योंकि जब आप एजुकेटेड होंगे तो आपके डिसीजन भी बेहतर होते हैं डेमोक्रेसी में। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को हमने देखा, इसी में सिटीजन एंगेजमेंट भी आ जाता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली पॉलिटिकल विषयों को लेकर जो है वो सुचारू रूप से सोचते हैं, अवेयर है। आइए अब समझते हैं पॉलिटिकल कल्चर को। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए कि वहां पर सोसाइटल कंसेंसस है, सामाजिक सहमति है वहां जो फंक्शनिंग हो रही है डेमोक्रेसी, इसको लेकर डेमोक्रेसी का परसेप्शन कैसा है। वहां पर ज्यादातर लोग मानते हैं कि वास्तव में जिसको वोट दिया वही पॉलिसी बना रहा है और ठीक काम कर रहा है। सो पॉपुलर सपोर्ट होना डेमोक्रेसी के लिए बेहद जरूरी है। जैसा हम आजकल देखते हैं अपने पड़ोस में म्यांमार में वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो वहां पर मिलिट्री है वो ज्यादा हावी हो जाती है उस देश की गवर्नमेंट के ऊपर। आइए अब लास्टली समझते हैं सिविल लिबर्टीज। सिविल लिबर्टीज में हम देखते हैं इज देयर ए फ्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नॉट? क्या वहां का प्रिंट मीडिया फ्री है या वो बायस है या किसी के प्रभाव में काम करता है? इसी की तरह वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रोटेस्ट करने का अधिकार है या नहीं है? इसी के साथ हम देखते हैं कि वहां पर पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इंटरनेट को लेकर है या नहीं है। कई देशों में, कई एरियाज में वहां की आवाज दबाने के लिए इंटरनेट ही बंद कर दिया जाता है, तो फिर वो डेमोक्रेसी वीक डेमोक्रेसी होगी। दीज आर सम वेरी क्रिटिकल फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड दैट कि कोई डेमोक्रेसी को बहुत हेल्दी है या बहुत वीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे
जो फैक्टर्स थे उन्हीं के आधार पर एक एग्जांपल देखिए। हम इंडिया को देखते हैं कि पैरामीटर्स पर इंडिया कहां पर टिकता है। तो ओवर स्कोर जो है वो अच्छा है, इंडिया का 7 अबव है, रैंक 46 है। अगर मैं बात करूं तो इसमें इलेक्टोरल प्रोसेस में, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट में हम अच्छा कर रहे हैं, सिविल लिबर्टीज में और पॉलिटिकल कल्चर में थोड़ा मीडियम में है। तो इसको हमें और अच्छा करने की जरूरत हो सकती है। पर यहां पर यह देखने की बात है कि ये इंडेक्स अपने आप में अल्टीमेट ट्रुथ नहीं हो सकता। इसको भी हम क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा देख सकते हैं और इंप्रोवाइज कर सकते हैं। सो अब आपके सामने आता है आपका टास्क। ये आइडल्स डेमोक्रेसी में क्या एक जैसे वर्क करते हैं या अलग अलग स्तर पर वर्क करते हैं, इसको आप रिसर्च करके देखिएगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स में कैसे आइडल्स सामने आते हैं, अपना रोल अदा करते हैं, इसको लेकर आप एक अच्छी खासी जांच करिएगा, आपकी लर्निंग और बेहतर होगी। आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।